हेलो बच्चों, फर्स्टली आई से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ यू टू ऑल इन क्लास 11th. सो लेट वी डू फिज़िक्स चैप्टर फर्स्ट. तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है इसके यूनिट फर्स्ट में फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. तो हम इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे. इसका फर्स्ट चैप्टर में इसके जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं. इसमें फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स हैं. तो हम सबसे पहले करते हैं फिज़िकल वर्ल्ड. ठीक है. तो सबसे पहले जब भी आप 11th क्लास में आएंगे तो सबसे पहले आपसे कोई भी अगर आएगा तो सबसे पहले पूछेंगे आपने फिज़िक्स है क्या, आपने फ़िज़िक्स ले रहे हो, होती क्या है फ़िज़िक्स. तो मैं आपको इसे ही एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने E=mc² पढ़ा होगा. E=mc². जितनी जो भी पूरी फिज़िक्स है इसी के ऊपर डिपेंड है. इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ उसके द्रव्य और ऊर्जा के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन. ठीक है. तो ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं अगर उसका कोई अस्तित्व है तो सब कुछ किससे बना हुआ है, द्रव्य से और ऊर्जा से. उसी के सब रूप हैं. द्रव्य क्या है, कोई भी वस्तु जिसका विराम अवस्था में कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो या क्या करती है, कोई स्थान घेरती हो और जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को क्या करती हो, प्रभावित करती हो, वो सारी कहलाती हैं द्रव्य. जैसे वायु हो गया, जल हो गया, गैस हो गया, ये सारे क्या हैं, हमारे द्रव्य हैं. अब ऊर्जा तो आपको पता ही है. ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का नाम नहीं है, लेकिन प्रत्येक वस्तु में क्या होता है, द्रव्यमान होता है. अगर हमें ऊर्जा होती है, अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा होनी चाहिए. क्योंकि बिना ऊर्जा के तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते. आपने देखा होगा अगर आप कुछ काम करना है आपको और आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया तो आपको क्या लगेगा, थकावट महसूस होगी. इसका मतलब क्या है, आपके अंदर क्या है, ऊर्जा नहीं है कार्य करने की. तो सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि जितनी भी तुम्हारी पूरा ब्रह्मांड में अगर हम कहीं पे भी किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो E=mc². और अब मैं तुम्हें बता भी देती हूँ कि होता क्या है. E होती है एनर्जी, M होता है तुम्हारा मास और C क्या है, प्रकाश का वेग. ठीक है. निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है C=3×10⁸ मीटर/सेकंड². ये आपने पढ़ा भी होगा कई जगह पे. ठीक है. तो भौतिकी की डेफिनेशन आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी. अब हम पढ़ते हैं प्रकृति में मूलभूत बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. कि हमारी जो प्रकृति है, अब हम इसमें बात तो कर रहे हैं फोर्स की या ऊर्जा और द्रव्यमान की, लेकिन इसमें बल कौन से होता है हमारी प्रकृति में, जो फंडामेंटल है, जिसके बारे में हमें पढ़ना ही होता है. सबसे पहला आता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल. ये 4 प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल. तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ गुरुत्वाकर्षण बल. अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि ये नियम दिया था न्यूटन ने कि किन्हीं भी 2 द्रव्य कण का मतलब क्या है, जिनमें क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए. मैंने आपको सबसे पहले यही बताई कि कोई भी वस्तु अगर विराम में है उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान और जो स्थान घेरती हो वो सारी क्या कहलाएंगी, हमारी द्रव्य कहलाएंगी. तो हमने क्या लिए, हमने द्रव्य कण लिए या कोई भी 2 कण. ठीक है. M1 और M2. ये ध्यान रखना है हमेशा ब्रह्मांड में. यहाँ पे तो जो आपकी डेफिनेशन थी उसमें नहीं है, लेकिन जो भी गुरुत्वाकर्षण का बल होता है वो ब्रह्मांड के किन्हीं द्रव्य कणों के बीच में लगने वाला बल होता है. या तो एक बल, जिससे भी आपके पास चैप्टर 11 में ही आप पढ़ोगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है. तो सिंपली आप समझ लो कि हमारे पास 2 द्रव्य कण हैं, M1 और M2. ये एक दूसरे से क्या है, r डिस्टेंस पे है. तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, आकर्षित करने वाला, वो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती. F अनुक्रमानुपाती M1 M2. और दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती. F व्युत्क्रमानुपाती r². ठीक है. ये क्या दिया था, ये न्यूटन ने नियम दिया था कि किन्हीं भी 2 द्रव्य कणों के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब M1 M2 अनुक्रमानुपाती, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू F, और F व्युत्क्रमानुपाती r². तो हम इसको साथ में भी लिख सकते हैं, लिख लेंगे हम F अनुक्रमानुपाती M1 M2 अपॉन r². आगे देखिए इसे, यहाँ देखिए बेटा, इसे F अनुक्रमानुपाती M1 M2 अपॉन r². जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं. यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया है g, गलती से के लिखते हैं यहाँ पे g. तो F=g M1 M2 अपॉन r². तो g को ही क्या बोलते हैं हम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको. यूनिवर्सल कांस्टेंट या सार्वत्रिक का मतलब होता है कि अगर हम इसको यहाँ पे बैठे हैं
तब भी इसका मान उतना ही आएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये जी का मान निकाला गया है प्रयोगों के द्वारा। आप अगर इसे ब्रह्मांड मतलब आप पृथ्वी पे चले जाइए, सूर्य पे चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, चांद पे या दूसरे देश में, तो जी का मान नहीं बदलता। ये कैपिटल जी होता है, इसका मान नहीं बदलता, इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। बाकी आप पढ़ोगे सिंपल नियतांक, अगर सार्वत्रिक आता है इसका मतलब है यूनिवर्सल है, उसको हम कहीं पे भी ब्रह्मांड के किसी भी जगह पे लेके जाएं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आगे देखिए, अब आता है आपका स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कूलाम का लॉ भी बोलते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर हमारे पास तो वैद्युत आवेशित कण है, आवेशित का मतलब उनमें चार्ज होना चाहिए। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है तो पढ़ा हुआ है आपने। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, अगर हमारे पास दोनों क्या है, सेम चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। सेम चार्जेस होंगे। अगर मान लो प्लस है चार्ज, ये हमने दो चार्ज ले लिए हैं, मान लो Q1 Q2, इनकी जो डिस्टेंस है वो है R। अगर सेम है, मान लीजिए प्लस प्लस है, तो एक दूसरे से को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और अगर अपोजिट है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो यही जो बल होता है, तो F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाता है, Q1 Q2 दोनों जो आवेश हैं, प्लस का हो चाहे माइनस को, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो F व्युत्क्रमानुपाती R²। ऐसे हम इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं, F = K। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे हमने लगाया है K। आगे आप पढ़ोगे K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना ही समझिए। F = K Q1 Q2/R²। ये क्या नियम है मेरे, इसको हम कूलाम्स लॉ भी बोलते हैं। और ये दूसरा बल है हमारा प्रकृति का मूलभूत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमारा आता है, इसी के अंदर आता है विद्युत चुंबकीय बल। ये स्थिर वैद्युत बल के ही अंदर है विद्युत चुंबकीय बल। एक बात ध्यान से देखिए अब कि चुंबकीय बल क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कण है और उसमें चार्ज है, ठीक है, चार्ज होगा तो वो क्या होगा, गतिमान। अगर कोई भी कण क्या होगा, गतिमान होता है, तो वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है कि जब भी कोई आवेशित कण क्या होगा, गतिमान होगा, तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, और वैद्युत धारा क्या करती है, चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, और अगर हम क्या करें, उसके पास कोई अन्य आवेशित कण रख दें, ठीक है, उसमें भी मान लीजिए हमारे पास क्या धारा बह रही है, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक गैजेट हैं, तो दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्या निकालती है, चुंबकीय रेखाएं निकालती हैं, जो एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रैश करती है, मतलब काटती हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए एक बार फिर से आप। मैंने क्या बताया आपको कि जब भी कोई भी आवेशित कण होता है और क्या करता है, वो गतिमान होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्योंकि गतिमान होगा तो वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि चार्ज, आवेश के बहने को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। तो जैसे ही चार्ज बहने लगेगा हमारा, तो वो चुंबकीय प्रभाव को दर्शाएगा। और अगर हम उसके पास कोई अन्य चुंबकीय कण लाते हैं तो वो एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, एक बल का अनुभव करेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, वैद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, परबल नाभिकीय बल। अब परबल नाभिकीय बल क्या होता है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। परबल नाभिकीय बल होता है कि नाभिक में आपने पढ़ा हुआ है प्रोटॉन होते हैं, और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो उसको इतने दृढ़तापूर्वक बांधे रखता है। परबल नाभिकीय बल में आपने पढ़ा हुआ भी है कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये क्या होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि तक क्या रहते हैं, साथ रखते हैं। 10⁻⁻15 मीटर आप समझ लीजिए कि कितने बहुत टाइटली उसने क्या कर रखा है, उसको पकड़ रखा है। तो ये बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो प्रोटोनों से न्यूट्रॉनों को, न्यूट्रॉनों से और न्यूट्रॉनों को प्रोटोनों से क्या करता है, बांधे रखता है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, परबल नाभिकीय बल। आपने देखा भी होगा, जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, पहले हमने पढ़ा परमाणु, अणु, ये क्या, फिर आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या हम इनको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या है
इसलिए जो सबसे सूक्ष्म मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रबल नाभिकीय बल होता है यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों के और प्रोटॉनों के मध्य कार्य करता है। अब आता है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय, अब ये भी ध्यान रखना है, ये बल क्या होता है, ये भी आकर्षण का बल होता है, ठीक है। ये व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता। अब इसको समझा देती हूँ मैं आपको। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल क्या होते हैं कि जब भी आपने नाभिकीय अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी 10th क्लास में लास्ट में, कि कोई भी अगर रेडियो एक्टिव तत्व होता है तो वो बीटा कण क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। कि अगर हम क्या करते हैं, बीटा कण पर न्यूट्रॉनों की बमबारी से क्या हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, बीटा डेके भी बोलते हैं, बीटा 6 भी बोलते हैं। कि दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाएं, जैसे तुम्हारा क्या होता है, नाभिकीय बल, जितने भी हमारी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ही क्या आता है, दुर्बल नाभिकीय बल होता है, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे क्या ले लिया, एक ये हमारा क्या, एक न्यूट्रॉन है, ये टूटा है हमारा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में टूट सकता है या बीटा कण में, तो यहाँ पे हमारा बीटा कण में जुड़ा हुआ है। साथ में क्या करता है, ये एंटी न्यूट्रिनो निकालता है, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच जब पारस्परिक क्रिया होती है तो उसमें जो बल निकलता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, दुर्बल बल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गए होंगे प्रकृति में मूलभूत बल और आपकी भौतिकी क्या है। आगे के टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।